गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत किसकी, ऊतक की, यानी टिश्यू। इससे पहले हम कोशिका की बात कर चुके थे और कोशिका को देख भी चुके हैं पूरी। और कोशिका के कुल टोटल 8 चैप्टर बने हैं, यानी 8 क्लास हुआ है। आप इससे पहले जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम बात करेंगे, देखते हैं कि ऊतक क्या होता है। परंतु ऊतक का निर्माण सबसे पहले देख लिया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊतक का निर्माण जो है कोशिकाओं से होता है। क्या है? कोशिका से होता है। जरा समझिएगा, किससे होता है? कोशिका से। हम पहले ही जान चुके हैं कि जो है कोशिका यानी छोटी छोटी कोशिका, यानी जब छोटी छोटी कोशिका, ढेर सारी कोशिकाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो ये कोशिकाएं मिलकर क्या बना लेती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक का निर्माण करते हैं, यानी जब ढेर सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं एक जगह तो ऊतक का निर्माण होता है। इससे पहले जरा कुछ और भी देख लें, क्योंकि कैसे कैसे क्या शरीर बनता है उसके पहले, तब आगे बात करते हैं इस पर। यानी जरा समझिएगा, कोशिका के समूह से क्या बनेगा? ऊतक। और ऊतकों के समूह से बनेगा अंग, और अंग के समूह से बनेगा शरीर। यानी किसी भी जीव का जो शरीर बनता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जब ढेर सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी तो बना लेंगी ऊतक, और जब ढेर सारी ऊतक यानी कई सारी ऊतकें मिल जाएंगी तो बन जाएगा अंग, यानी किसी एक अंग का निर्माण हो जाएगा। जैसे कान, नाक, उंगली, आँख, कोई भी अंग हो सकता है। तो ढेर सारी ऊतकों से मिलने के बाद क्या बनता है? अंग बनता है। और जब ढेर सारे अंग आपके सारे अंग बन जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है जिसे कहा जाने लगता है शरीर। यानी अंगों के समूह से क्या बनता है? शरीर। यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे, इससे पहले भी बात हो चुकी थी। इसे रब कर दूँ? चलिए अच्छा, कोई बात धरे। आइए इसके बाद अब बात करते हैं हम किसकी? ऊतक की। जैसा कि हमने सुना, ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह है। अब ये इस ऊतक के विषय में समझते हैं। कहा जाता है कि समान कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? ऊतक। और ऊतक के अध्ययन को, यानी ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और सबसे पहले हिस्टोलॉजी का अध्ययन किसने किया था, या हिस्टोलॉजी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है मालगिली। क्या है? मालगिली है। मालगिली ने ही सबसे पहले ऊतकों का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि ऊतक क्या है, ऊतक कैसे बनते हैं और ऊतक कहाँ पाए जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले, देखिए जरा बस, मालगिली ने क्या है? ऊतक का अध्ययन किया और करने के बाद उन्होंने बता दिया। कहाँ पर? हिस्टोलॉजी जो अध्ययन होता है, एक विभाग होता है ऊतकों का अध्ययन करने के लिए। जैसे कि हड्डी के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। ब्रेन के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। इसी तरह इसमें भी इन्होंने इसका एक समझिएगा विभाग है जिसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। और सबसे पहली बार इसका अध्ययन करने वाले कौन थे? मालगिली थे। मालगिली नामक वैज्ञानिक ने किया था। जरा यहाँ पर फिर नीचे वाले देखिएगा, मैंने लिखा है कुछ, समझ के पढ़िएगा। ऊतक को सबसे पहले सिलेंट्रेटा संघ के जीव में देखा गया। किसमें? सिलेंट्रेटा जीव के जो है संघ के जीव होते हैं उनमें देखा गया। कहीं कहीं आपको सिलेंट्रेटा भी लिखा मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सिलेंट्रेटा, कोई बात नहीं, दोनों नाम मिल सकते हैं। अब जरा समझिएगा, सिलेंट्रेटा कहा जाता है कि ऊतक को सबसे पहले सिलेंट्रेटा या सिलेंट्रेटा संघ के जीव में देखा गया। और वो ऐसे जीव कौन से थे? हाइड्रा जेलीफिश। क्या है? हाइड्रा जेलीफिश। ये जल के अंदर पाए जाने वाले जीव होते हैं। क्या है? जलीय जीव हैं, जलीय जीव हैं। क्या है? सिलेंट्रेटा वर्ग के जो संघ के जीव होते हैं ये जलीय जीव हैं, और उन्हीं में सबसे पहले ऊतकों की खोज की गई। उसी के अंतर्गत देखा गया कि ऊतक कैसे होते हैं। मानव तो थे, मानव नहीं कर रहे थे, बट मानव ने अपने ऊपर ये नहीं सोचा कि कहाँ पर है, तो उन्होंने सिलेंट्रेटा संघ के जीव में सबसे पहली बार ऊतकों को देखा और बताया कि ये जो है इस संघ के जो प्राणी होते हैं या जीव होते हैं उन्हीं में क्या है? ऊतक पाया जाता है। फिर इन्होंने बताया कि ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। उन्होंने बताया क्या? ऊतक
4 प्रकार के होते हैं और उन्होंने पहला बताया संयोजी ऊतक। क्या है? संयोजी ऊतक। अब इसके बाद बात करते हैं संयोजी ऊतक के बाद तंत्रिका ऊतक, दूसरा उन्होंने कहा, और तीसरा कहा पेशीय ऊतक, और चौथा है उपकला या एडिपोज। उपकला या एडिपोज, जरा समझिएगा आप लोग। हम कह रहे हैं संयोजी ऊतक। क्या है? संयोजी ऊतक। कहा जाता है कि संयोजी ऊतक क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़कर रखती है। क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़कर रखते, कनेक्टिविटी, यानी इसे कहा जाता है कनेक्टिविटी टिश्यू। यानी क्या है? ये शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ देगी। अब ऐसा आता है कि जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा शरीर में जो रक्त पाया जाता है पूरी नलिकाओं द्वारा पूरे शरीर के हर एक अंग से जुड़ा होता है। क्या है? जुड़ा होता है। यानी जो संयोजी ऊतक है, जैसे रक्त यानी लसिका यानी ब्लड जो हमारा चलता है, ये क्या है? नलियों के द्वारा पूरे शरीर से जुड़ा होता है और तभी संचार होता है। अब उसी में कहा जाता है अस्थि, लसिका, अस्थि और लसिका, अस्थि और लसिका और रक्त मैंने पहले बता दिया। तो अस्थि क्या करती है? हमें खड़ा होने में और हमारे शरीर को स्थायित्व प्रदान करने में किसकी महत्व होती है? अस्थि की, यानी हड्डी की। क्या है? हड्डी। ये हमारे शरीर को जोड़ कर रखती है, हमें चलने में मदद करती है, हमें स्थायित्व प्रदान करती है, जिसकी वजह से हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। अगर ये हड्डी ना होती तो हम आप भी क्या हो जाते? जेलीफिश जैसे जीव जो होते हैं, जो जिसमें ऑक्टोपस जैसे जीव मछली होती है, वो इसके जैसे हो जाते। क्या है? जमीन पर लेटे रहते, खड़े नहीं हो पाते, तो इस तरह की जीव हो जाते। अब इसके बाद समझिए क्या ये जोड़ने का काम करता है। शरीर के हर एक अंग में हड्डी का काम है, अस्थि का काम है। अस्थि लगी हुई है तभी हम चल सकते हैं, डोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यानी ये भी जोड़ने का ही काम करती है। हाथ पैर सब जगह, हाथ में देखिए 3 हड्डी, इसके बाद फिर इसमें 5 हड्डी, 4 हड्डी, 7 हड्डी, 14 हड्डी, इस तरह की हड्डियाँ पाई जाती हैं हाथ पैर में। तो ये समझिएगा। अब क्या ये भी जोड़ने का काम किया। इसके बाद लसिका। कहा जाता है लसिका के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर एनर्जी और जल का संचार होता है। अगर लसिका ना हो तो कोशिकाएं आपस में लड़ने लगेंगी। यह एक लसलसा पदार्थ होता है। क्या होता है? लसलसा पदार्थ होता है। और ये क्या करता है? ये पूरे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। यानी जब कोशिकाएं, जब मान लीजिए कोई कोशिकाएं इस तरह गोली कोशिकाएं हैं और ढेर सारी कोशिकाएं जब मिलने लगती है तो इनके बीच में आप देखेंगे ऐसे बीच बीच में गैप हो जाती है। उन्हीं गैप को भरने के लिए लसिका का काम होता है। यानी क्या है? इस बीच बीच में लसिका भर जाती है। इसमें क्या है? जल होता है और खनिज लवण पाए जाते हैं। तो कभी कभी प्रोटीन भी पाया जाता है, किसी में वो बात करेंगे अभी बाद में। तो क्या है? बात भी हो चुकी है कोशिका में। तो ये क्या है? इन गैप को भरने के लिए आप जानते हैं कि हमारी शरीर क्या कोशिकाओं का बना है। किसका? कोशिकाओं का बना है। और जब ढेर सारी कोशिका मिलती है तो ऊतक बनता है। तो वो ऊतकों के बीच में जो खाली जगह होती है कोशिकाओं के बीच में, यानी जो ऊतक बनती है उसके बीच में जो खाली जगह होती है, उन्हें भरने का काम क्या करती है? लसिका करती है। तो क्या है? पूरे शरीर में भी जाएगी, हर जगह फैली होगी, यानी ये भी जोड़ने का काम करती है। इतनी बातें तो समझ गए होंगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसका? तंत्रिका तंत्र। इसे रब कर देता हूं। क्या है? तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या कहता है? तंत्रिका तंत्र का काम क्या है? ब्रेन का काम क्या है? मस्तिष्क का काम क्या है? ये क्या है? सूचना का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? सूचना का आदान प्रदान करता है। और ब्रेन, मैंने जैसे कहा मस्तिष्क जो है हमारा तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत हम आता है। मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क आता है, मैं वहाँ पर लिखा हूँ, जरा समझिएगा। मस्तिष्क हमारी 2 सेल से मिलकर बनी है। एक है न्यूरॉन सेल और दूसरा है ग्लियल सेल। इससे पहले मैंने कोशिका में बात किया था, उसमें भी बताया था कि मस्तिष्क में कभी भी क्या होता है? कैंसर नहीं होता। मस्तिष्क में कभी भी कैंसर नहीं होता, परंतु कभी कभी 10% चांस में कैंसर हो जाता है। रीजन क्या है? कि न्यूरॉन सेल कभी वृद्धि नहीं करती। न्यूरॉन सेल वृद्धि नहीं करती या नई कोशिका का निर्माण नहीं करती। इस वजह से कैंसर होने का चांस नहीं होता, क्योंकि बनेंगे ही नहीं तो वृद्धि नहीं होगी, तो अनियमित कोशिका बनेगी नहीं तो कैंसर नहीं होगा।
परंतु जब ये गिलियस सेल में कभी कभी किसी कारणवश गड़बड़ी के कारणवश जब इसमें क्या है अनियमित कोशिका वृद्धि होने लगती है तो यही बन जाती है कैंसर का कारण। आपने सुना होगा ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर तो बहुत सुना होगा, ब्रेन कैंसर बहुत कम सुनते हैं। रीजन है क्या कि कभी कभी किसी में जो है इस सेल में विकास होने लगता है, यानी वृद्धि होने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे मस्तिष्क दो सेल से मिलकर बना है, एक न्यूरॉन सेल और दूसरा गिलियस सेल। गिलियस सेल में ही क्या होता है, कैंसर होता है, न्यूरॉन सेल में कभी नहीं होता, ये 100% चांस है। इसके बाद जरा समझिएगा ये क्या करता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है मस्तिष्क के अंदर, यानी तंत्रिका तंत्र का जो पिछला हिस्सा होता है, इसमें आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारी वायरिंग हुई है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। आप लोगों को बता दूं 31 जोड़ी नसों का जाल बिछाया गया है, यानी 31 जोड़ी आप समझ सकते हैं 62 तार, यानी नसों का जाल है। और यही नसें क्या है, इसी में सुन्नी नाड़ी, तंत्रिका, सूचना, सब जितनी भी नाड़ियां हैं, हर एक अंग की सूचना प्रदान करने वाली नली गई है, इसी को कहा जाता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अब तो समझ गए होंगे। इसके बाद बात करेंगे मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या करती हैं, ये मांसपेशियां क्या है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। मांसपेशियां क्या करती हैं, शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। आप जानते हैं कि अगर मांस ना हो, मसल्स ना हो शरीर के अंदर तो कोई सुरक्षा नहीं। क्या हड्डी रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। हड्डी क्या है, जर्जर होकर गिर जाएगी। हड्डियों को बांध कर रखने वाला, जोड़ कर रखने वाला कौन काम करता है, मांसपेशियां करती हैं। आपको कोई थप्पड़ मारता है तो मांसपेशियां ही सहती हैं। हमारी जो कोशिका बनी है मांसों की बनी हुई, तो क्या है, हड्डी भी एक कोशिका की बनी होगी, सभी कोशिकाएं की बनी है, तो मांसपेशियां भी कोशिका की बनी है, यानी सेल की बनी हुई है। तो ये क्या करती हैं, ये चोट को, आघात को सहती है, यानी हमें आपको सुरक्षा प्रदान करती है। यानी बाहरी चमड़ी जो हमारी बनती है वो भी क्या है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है, बांध कर रखी है, हमारी हड्डी मसल्स को एकदम जोड़ कर, हड्डी और मसल्स में जोड़ कर चिपक कर रखे हैं, ताकि हमारे किसी प्रकार का फैले ना। अगर नहीं तो ऐसे पानी पड़ता तो फैल जाता, तो हम क्या है, हम जुड़े नहीं रहते, हमारी रक्षा नहीं हो पाती, तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता। तो इसलिए क्या है, पेशी ऊतक क्या करती है, ये पेशियां यानी मांसपेशियों को जोड़ कर रखने का काम करती है, उसमें हड्डी को भी साथ चिपका कर रखती है। आपने कभी भी देखा होगा जो मीट खाने वाले होते हैं, उन्होंने देखा होगा कि हड्डी से मसल से जुड़ा होता है, वो तो पकाने के बाद अलग हो जाता है, वैसे तो नहीं होता। अगर या कच्चे पानी से धुलते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा अजीब टाइप का होने लगता है, जब पका देते हैं तो अलग टाइप का हो जाता है। तो इसी तरह ये जोड़ कर रखता है, यानी जोड़ने का काम करता है। उसके बाद क्या करता है, बाहरी आघातों से रक्षा करता है। और मैंने अगला लिखा है उपकला या एडिपोज। ये मैंने लिखा है कि त्वचा का निर्माण करता है, आंतरिक त्वचा और बाहरी त्वचा का निर्माण करता है, परंतु आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। यानी जो बाहरी त्वचा है, बाहरी त्वचा के अंदर वाला जो त्वचा होती है, अंग होता है, उनकी रक्षा करता है। आप जानते हैं कि अंदर की कोशिकाओं को बांध कर रखने का काम इसका होता है, उपकला या एडिपोज का होता है। बाहर की क्या होती है, इसे पर पानी पड़ेगा तो गिर जाएगा, पिघल के नीचे चला जाएगा। परंतु आंतरिक अंगों के अंदर जो पाया जाता है, उपकला जो है, एडिपोज है, निर्माण जो करता है त्वचा का अंदर मसल्स का, उस पर क्या है, एक लिसिलिसा पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिसको आप लोगों ने सुना है, क्या है वो, लसिका। तो इन लसिकाओं के साथ उन्हें जोड़ कर रखने का काम करता है, भागने नहीं देता। और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। क्या करता है, आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जैसे मैंने कहा, आंतरिक अंगों की रक्षा कैसे करेगा, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली जो है, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली, पेरिकार्डिया या पेरिकार्डियम नामक जो झिल्ली होती है, जरा समझिएगा, मैंने इसकी बात कर रहा हूँ। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली जो होती है, ये क्या है, इसी के अंदर हमारा हृदय सुरक्षित रहता है। यानी आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, पेरिकार्डियम झिल्ली। और ये क्या होता है, एडिपोज और उपकला के अंतर्गत पाया जाता है। ये पेरिकार्डियम नामक झिल्ली जो होती है, ये हमारे हृदय को अपने अंदर कवर करके, यानी ढक कर रखता है, ताकि कोई अगर चोट भी मारता है एक बार तो ये सह लेता है। क्या करता है, सह लेता है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो यही रीजन है, ये पेरिकार्डियम नामक झिल्ली में सुरक्षित रहता है। और वही जरा मैंने कहा, और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करने वाले में ब्रेन क्या है, मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली का बना है। मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है। ब्रेन क्या है, मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली के अंदर सुरक्षित है। ये खोपड़ी क्या है, मेनिंजाइटिस है। तो ये क्या है,
इसके अंदर सुरक्षित रहेगा, मेनिंजाइटिस सुरक्षित रहता है। इतनी बातें समझ गए होंगे। नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। जो ब्रेन है, ये मेनिंजाइटिस नामक एक झिल्ली पाई जाती है। जैसे मैंने कहा था कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ये क्या है, एक झिल्ली है, मोटी सी हो जाती है, कहीं कहीं पतली रहती है, तो कहीं क्या क्या है, पतली रहेगी तो कहीं मोटी हो जाएगी। जैसे ब्रेन में ये मोटी हो जाती है ऊपर वाला हिस्सा, और अंदर इसी के अंदर क्या है, ये मेनिंजाइटिस झिल्ली के अंदर हमारा ब्रेन का सभी पार्ट जो है सुरक्षित बने रहते हैं। वैसे मैंने कहा हृदय, हृदय क्या है, पेरिकार्डियम नामक झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। फिर वही मैंने कहा किडनी, आइए बात करते हैं किडनी। किडनी बहुत महत्वपूर्ण है, किडनी ही सब कुछ कर धरता है भाई, सब समझिएगा ऐसा ही एक तरह से। ये किडनी क्या है, ये भी पेरिटोनियम नामक झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है। पेट में कोई मार दे, सीने में मार दे तो लग जाएगा ना, परंतु ये क्या है, पेरिटोनियम झिल्ली क्या करता है, अपने आप को सिकोड़ लेता है, फैला देता है। जब कोई आघात करता है तो पहले यही सा लेता है, कहता नहीं अंदर अगर मारोगे लग जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, यानी मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो यही पेरिटोनियम नामक झिल्ली जो पाई जाती है, ये क्या है, जोड़ कर रखती है, अपने आप को कवर करके रखती है। जब आप मारेंगे या कोई मारता है तो ये सह लेती है। जैसे कोई आप वस्त्र कपड़े पहन लीजिए, मोटे वाले आपको कोई मारे तो आपको लगता नहीं है, क्योंकि कपड़ों ने आपको सुरक्षा प्रदान की। वैसे ही ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली जो पाई जाती है, एक किडनी को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी जो पेरिटोनियम नामक झिल्ली है, ये इसको किडनी को सुरक्षा प्रदान करेगी। पेरिटोनियम यानी कार्डिये, जो पेरिकार्डिये झिल्ली होती है वो हृदय को सुरक्षा प्रदान करेगी, और मेनिंजाइटिस जो झिल्ली होती है किसको, ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करेगी। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे एडिपोज की फिर से। आइए जरा हम देखते हैं, यहाँ पर एडिपोज है। एडिपोज को यहाँ पर ये थोड़ा सा रब कर देते हैं यहाँ पर। आइए हम बात करते हैं किसकी, एडिपोज की। एडिपोज को आप समझिएगा, एडिपोज जो होता है ये क्या है, वसा संग्रह का कार्य भी करता है। किसका, वसा संग्रह, वसा संग्रह का कार्य करता है। इसके अलावा क्या है, ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। यानी इस एडिपोज क्या है, ये वसा का निर्माण करेगा ऊतकों के बीच, यानी यहाँ पर लसिया भी जाती थी और ये वसा भी। वसा आप जानते हैं कि हमारे शरीर के जो ऊपरी चमड़ी होती है, इसी के नीचे अपनी एक लेयर जमा के रखती है। ये क्या वसा क्या करती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये तापमान को नियंत्रित करती है। क्या करती है, तापमान को नियंत्रित करती है, बाहरी तापमान से हमारी रक्षा करती है, नियंत्रण करती है। जैसे हमें गर्मी लगने लगती है तो ये वसा पिघल कर पसीने के रूप में जल के साथ बाहर आ जाएगी, तो हमारे शरीर का तापमान जो है 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बना रहेगा। क्या रहेगा, बना रहेगा, ताकि क्या है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर ठंडी होने लगी, अरे ठंडी का मौसम है, तो ये वसा क्या करेगी, हमारे इस चमड़ी के नीचे क्या एक और मोटी सी लेयर बना लेगी, ताकि क्या है, वसा जब रहेगा तो ठंडी के अंदर जो है ठंडी हमारे शरीर में नहीं प्रवेश करेगी, यानी गुप्त उष्मा का निर्माण कर देगी और अंदर हमारा शरीर गर्म बना रहेगा। ठंडी में भी इस तापमान को बनाए रहेगा और गर्मी में भी इस तापमान को बनाए रहेगा। तो इसका काम ये भी होता है, वसा संग्रह का काम करना और वसा का निर्माण कर हमारे शरीर की रक्षा करना, तापमान से रक्षा करना। इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके एक क्या है, हमारा रहा टिश्यू यानी ऊतक रहा है। अब ऊतक के अंतर्गत अगली चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कंकाल तंत्र। क्या है, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। इसके अलावा इसको बात करने, अब अगली क्लास जब पढ़ाने लगे तो इसको फिर से एक बात चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और बेल आइकन दबा लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें। और जो होगा, अगर हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को समझ में आता रहे। थैंक यू।